हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है और आपको मैं कई दिनों से आपकी नीट थी कि मैं बायो पढ़ाऊँ। तो मैं आज से बायो की क्लासेस चालू कर रहा हूँ। तो आज जैसे कि मैंने पोल भी किया था, तो उसमें आप सभी लोग बोले थे मैक्सिमम लोग की बायो की क्लासेस लेके आओ, यानी कि जीव विज्ञान की क्लासेस लेकर आऊँ। तो मैं लेके आ चुका हूँ नीट 2000, कौन सी, तो नीट 2027 और 28 वालों के लिए क्लास लेके आ चुका हूँ। और आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप इस क्लास को अटेंड करना। अगर आप 11वीं में हो तो भी क्लास को देखना ज़रूर, और आप 12वीं में हो तब भी क्लास को देखना। तो हम बिना रुकावट के आगे चालू करते हैं, बिना समय गवाए। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले कोशिका जीवन की इकाई, इसमें एक है ये चैप्टर। इसकी ये किस कौन से यूनिट के अंतर्गत आता है तो वो देखते हैं। इकाई 3 जो एनसीईआरटी में दी हुई है, उसमें क्या दिया गया है, कोशिका को संरचना एवं कार्य, यानी कि जो कोशिका होती है संरचना और उसके कार्य देखेंगे। मतलब कि कोशिका बने कैसे हो सकती है, उसकी संरचनाएं, उसका शेप कैसा है, और कार्य उसका वर्क का है, मतलब क्या है, मतलब कि कार्य क्या करती है वो देखेंगे। तो इसमें 3 अध्याय आते हैं, वो ये है कोशिका जीवन की इकाई, जैव अणु और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसमें से मैं आपको ये बता दूं कि जो कोशिका जीवन की इकाई है और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है, ये दोनों अध्याय यानी कि दोनों चैप्टर में आपको अभी पढ़ा दूंगा। फिर क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, ये 11वीं के है, आपको नीट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12वीं में हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर होने के कारण आपको 12वीं के बहुत सारे चैप्टर होते हैं उससे रिलेट करते हैं। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे या समझ 11वीं में अच्छे से नहीं पढ़े हो तो अच्छे से पढ़ लेना, अगर पढ़ भी लिया था तो इसे रिवीजन कर लेना। फिर हम आगे देखते हैं जीव विज्ञान, जीवित जीवों का अध्ययन है, उनके स्वरूप एवं आकृति का विस्तृत विवरण ही सहज उनकी विविधता को प्रस्तुत करता है। कोशिका सिद्धांत या परिकल्पना इस विविध स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करता है, अर्थात जीवन के सभी स्वरूप में कोशिकीय संगठन बताता है। इस खंड में दिए गए अध्यायों के अंतर्गत कोशिका संरचना तथा विखंडन द्वारा कोशिका वृद्धि का एक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो कोशिका है उसकी आकृति, आकार, वो हम अध्ययन करेंगे। कोशिका क्या काम करती है वो अध्ययन करेंगे। फिर आगे दिया है, इसके साथ ही कोशिका सिद्धांत जीवन प्रत्याभासी अर्थात शरीर वैज्ञानिक व व्यवहारिक प्रक्रमों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। यह रहस्य जीवित प्रतिभासों के कोशिकीय संगठन को अक्षमता और अखंडता की आवश्यकता थी, जिसे प्रदर्शित व अवलोकित किया गया है। ठीक है, आगे दिया है, शरीर विज्ञान एवं व्यवहारिक प्रक्रमों को समझने एवं अध्ययन करने के लिए कोई भी व्यक्ति और को भौतिक रासायनिक उपागम अपनाना होगा है तथा परीक्षण हेतु कोशिका मुक्त प्रणाली इस्तेमाल करना पड़ता है। यह उपागम हमें आणविक भाषा में विभिन्न प्रक्रमों को वर्णित करने के योग्य बनाता है। यह उपागम जीवित ऊतकों में तत्वों एवं यौगिकों के विश्लेषणों का द्वारा स्थापित होता है। इसमें हमें पता लग पाएगा कि एक जीवित जैविक में किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक उपस्थित है। अगले चरण में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर ये यौगिक क्या कर रहे हैं, क्या कर मतलब कि कोशिका के अंदर ये यौगिक है जो क्या कर रहे हैं, मतलब उसके काम क्या है वो, और किस प्रकार के यह संपूर्ण शरीर विज्ञान प्रक्रम जैविक पाचन, उत्सर्जन, स्मरण, सुरक्षा, पहचानना आदि करते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, समस्त शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों का अणु आधार है। आधार क्या है? यह किसी बीमारी के दौरान प्रकट असामान्य प्रक्रमों को भी स्पष्ट कर सकता है। जीवित जैविकों के इस भौतिक रासायनिक उपागम को समझने तथा अध्ययन की प्रक्रिया न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूनीकरण जीव विज्ञान। यहाँ पर जीव विज्ञान को समझने के लिए भौतिक एवं रसायन शास्त्र की तकनीकों एवं संकल्पता का उपयोग किया जाता है। इस खंड के मतलब जो अध्ययन आएगा उसमें जैव अणु में संक्षिप्त में वर्णन दिया गया है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमें एक साइंटिस्ट मिलते हैं, वो उनका नाम है GN रामाचंद्रन। ये नाम याद रख लेना, क्योंकि नीट में ये नाम पूछे जाते हैं। अब बोर्ड की में तो नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड में, लेकिन नीट में पूछे जाते हैं।
स्पेशल आपको मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो आप नीट के हिसाब से पढ़ लेना। और ये जो है साइंटिस्ट जी.एन. रामाचंद्रन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ लोगे तो इसमें एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि नीट में देखने को मिल जाए, क्योंकि हर एक यूनिट में एक एक या दो दो साइंटिस्ट दिए हुए, उसमें से हर साल क्वेश्चन एक न एक आता है। तो क्या पता इसी से 2027 या 28 में पूछ लिया जाए या आगे भी पूछ लिया जाए। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है। और इम्पोर्टेंट नोट क्या है वो भी नोट कर लेना, मैं बताऊँगा तब। अब देखते हैं जी.एन. रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे। क्या थे? प्रोटीन संरचना, याद रख लेना। प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट व्यक्तित्व, मतलब कि प्रोटीन संरचना थी उसमें उन्होंने कुछ अच्छी थीसिस दी होगी, मतलब कुछ खोजा होगा, इसीलिए तो वो जी.एन. रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना से रिलेटेड है, इसलिए याद रख लेना। तथा मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन की तिहरी कुंडली संरचना की खोज तथा रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण में संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। मतलब देखो कौन सा, तो तिहरी कुंडली संरचना किसकी, तो कोलेजन की। ये भी याद रख लेना। कब? तो 1954 में। ये नोट कर लेना। यानी आप कॉपी लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप नीट एस्पिरेंट है या बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप कॉपी लेके बैठे होंगे। आप छोटे नहीं हो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। फिर देखो आगे क्या दिया है। आपका जन्म, ये जन्म जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ देता हूँ। आपका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गाँव में हुआ था। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामाचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आपने 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब आपकी मुलाकात लोइनस पाउलिंग से हुई तथा उनके अल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से आप बहुत प्रभावित थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर आकर्षित हुए। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए, मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई। तो आप किन से मुलाकात हुई, तो ये कहाँ थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे, तब उनकी मुलाकात लोइनस पाउलिंग से हुई। याद रख लेना। अल्फा एक्स और बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स मॉडल पर प्रकाशित उन्होंने किया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कोलेजन की संरचना वाला। फिर हम आगे देखें जी.एन. रामाचंद्रन। एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना और मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बोला वो भी देख लेना। अब हम फाइनली जो अध्याय है हमारा, यानी कि चैप्टर है, वो चालू करने जा रहे हैं। तो वो है कोशिका जीवन की इकाई। उसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें 5 टॉपिक है, वो हम अच्छे से करेंगे। इसमें कितने टॉपिक दिए हुए? 5 टॉपिक। कौन कौन से हैं? कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्ययन, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं ना वो एनसीईआरटी से ही आते हैं 99%। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1% होते हैं जो रिलेटेड आते हैं लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन आपको 99% भी कर जाओगे तो आप नीट निकाल जाओगे। मतलब बायो में जितने भी 360 नंबर का पेपर आता है, 90 क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आप कर जाओगे। अब हम देखते हैं, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। मतलब आप अपने चारों ओर देखते हो तो हम देखते हैं ना निर्जीव और सजीव, तो वो देखते हैं। जैसे जीव है और निर्जीव है, तो आप अपने कमरे में देखिए कि आप खुद बैठे हो, जीव हो, लेकिन आप देख रहे हो आपकी कॉफ़ी होगी, वो निर्जीव है। आपका पेन है, वो निर्जीव है, वो जीव नहीं है। फिर आगे देखिए, आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते हैं। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। कोशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जीव जीव क्यों कहलाता है और निर्जीव जीव क्यों नहीं है। यानी कि जिसमें जो जीव है उसमें कोशिका की उपस्थिति है और जो निर्जीव है
वह कोशिका की अनुपस्थिति है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। फिर देखते हैं सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, जिसमें एक कोशिका होगी वो एक कोशिकीय जीव, उसमें एक जैसे ज़्यादा कोशिका होती है उसमें वो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जिसमें कि हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएँ होती है। आपको एक कोशिकीय जीव के 5 एग्जाम्पल देने हैं और बहुकोशिकीय जीव के भी 5 एग्जाम्पल देने हैं। ये कमेंट करके जाना है, तब आपको याद आएंगे, या फिर आप कैसे भी करो, सर्च करो, किससे पूछो, आपको पता होगा। पुराने समय में पढ़े होंगे, 10वीं तक पढ़े होंगे, या 11वीं 12वीं में भी नीट की तैयारी कर तब भी पढ़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम फाइनली इसका टॉपिक चालू करते हैं। पहला वो है कोशिका क्या है। क्या है कोशिका, क्या है, तो मतलब कोशिका क्या है, एक्चुअल में कोशिका क्यों है, क्या है, वो ही देखने वाले हैं। तो क्या दिया हुआ है, कोशिकीय जीवधारी एक है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व व्यापन। दूसरा है जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब हम देखे थे कोशिका की संरचना और कोशिका कार्य, क्रियात्मक और संरचनात्मक बोला है। तो इसमें या तो स्वतंत्र अतिव्यापन अस्तित्व होना चाहिए, मतलब एक कोशिका है तो उसका स्वतंत्र होना चाहिए, और उसके जीवन के सभी आवश्यक कार्य जो करने में वो खुद सक्षम होना चाहिए। उसे ही हम क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। ठीक है, वही जीव कहलाएगा। और उसकी कोशिका है वो मूलभूत रूप से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, फिर है आगे दिया है, एंटी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्र की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेज कॉन्ट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तार संरचना का अध्ययन संभव हो सका। अब इसमें आपको मैं 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। वो क्या है, देखो, एक तो पहली बात, एंटी वैन ल्यूवेनहॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है नीट में। तो जो पहली बार कोशिका को देखा था वो एंटी वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, लेकिन वो जीवित कोशिका को देखा था। इससे पहले भी मृत कोशिका को देखा था, वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक। किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। आप लिख लेना कौन सी, मृत कोशिका को। फिर एंटी वैन ल्यूवेनहॉक आए, उन्होंने देखा जीवित कोशिका को। फिर बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए, वो केंद्र की खोज की। और फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी है, उसे असंभव हो सका क्योंकि वो एक बेहतर आता है। तो ये फेज कॉन्ट्रास्ट या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ये याद कर लेना। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, एंटी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा। ये घुमाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। फिर आगे हमारा आ चुका है कोशिका सिद्धांत, जो कि दूसरा टॉपिक है इस अध्याय का। क्या है कोशिका सिद्धांत। 1838, ये सन बहुत ज़्यादा याद रख लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सन भी याद रख लेना। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मिथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकीय कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। अब आप देखिए 1838 में कौन, मिथियस लाइडेन आए। कौन आए 1838 में, कौन आए, मिथियस लाइडेन। उन्होंने पौधों के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऊतक का निर्माण सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर बाद में दिया 1939 में एक वैज्ञानिक थियोडर स्वान जंतु कोशिकाओं के अध्ययन किया और उन्होंने भी जीवद्रव्य झिल्ली के बारे में बताया। फिर स्वान आए और उन्होंने कल्पना दी कि प्राणी और वनस्पति की शरीर की कोशिका उनसे उत्पाद, कोशिका या कोशिका के उत्पाद मतलब कोशिकाओं से बनते ऊतक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।
यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। मैथियस स्लाइडेन और थियोडर श्वान ने प्रतिपादन किया था कोशिका सिद्धांत का। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये सन याद रख लेना। फिर बाद में आगे देखते हैं। स्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कि मैंने ऊपर बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, मतलब जो नई कोशिका आती है वो कहाँ से आती है ये नहीं बता पाई, असफल रहे। याद रखना असफल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। फिर बाद में पहली बार रोडोल्फो बिरचू 1855 स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनी सेलुल ई सेलुला, इन्होंने स्लाइडेन व श्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। 2 पॉइंट क्या गया है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। रोडोल्फो बिरचू आए दूसरी, मतलब पहली बार 1855 में उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका होती है वो कोशिका विभाजित होती है। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, अमनुस सेलुल ई सेलुला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किसने दिया था, अमनुस सेलुला ई सेलुला, क्योंकि पीवाईक्यू में आ चुका है। रोडोल्फो बिरचू 1855, ये याद रख लेना। फिर स्लाइडेन और श्वान की जो रूपांतरित कोशिका है उन्हें नई कोशिका सिद्धांत नया इसने दिया, उन्होंने प्रतिपादित किया था। फिर ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीव कोशिका है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बनती है, और जो कोशिका है वो पूर्वस्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कैसे? तो विभाजन हो गया। ठीक है। अगला टॉपिक दिया हुआ है कोशिका का समग्र अवलोकन, यानी कि जो कोशिका है उसका अवलोकन क्या है। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। ये बोल रहा है कि जो अब प्रारंभ में, मतलब कि प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, या फिर किसी के पास नहीं होंगे, किसी स्कूल में हुए होंगे, तो उसमें प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखा होगा, यानी कि माइक्रोस्कोप। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ये बोल रहा है कि इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो पादप कोशिका उसमें क्या पाया जाएगा, तो उसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। लेकिन जो मनुष्य की गाल की कोशिका यानी कि जंतु कोशिका है, उसमें क्या पाया जाएगा, केवल एक झिल्ली पाई जाती है और उसके भीतर एक झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे क्या केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है। फिर आगे दिया है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये याद रखना, यूकेरियोटिक किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो यूकेरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें केंद्रक होता है लेकिन झिल्ली युक्त नहीं होता है। दोनों यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहता है। याद रखना, कोशिका द्रव्य यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाओं में मिलता है। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। पादप और जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका कार्य है उसके लिए कोशिका द्रव्य बहुत ही प्रमुख स्थल होता है, कि इम्पोर्टेंट होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न संरचनात्मक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती है। मतलब जो कोशिका से संबंधित जितने भी कार्य है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, वो कोशिका द्रव्यों में संपन्न होती है। आगे दिया है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्लीयुक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। जैसे अंतःपरिधीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गोल्जी का मिश्र, लयनकाय, लाइसोसोम व रसधानी। ठीक है।
ये क्या बोला है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक तो मिलता है लेकिन केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती है जिसे कोशिकांग कहते हैं, जैसे कि अंतःपर्दवजालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सुषुम्नाकाय यानी माइक्रोबॉडी, गोल्जी का मिश्र मतलब गोल्जी का ही होता है, लयन का लाइसोसोम, राजधानी भी होती है। फिर आगे दिया हुआ है, यहाँ से अलग है देख लेना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, मतलब जो कोशिकांग होते हैं उसमें, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते, कौन से, झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते, झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है। ये अंतर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। अब आगे देखते हैं, यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक पौधों में व सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। मतलब जो राइबोसोम है, मतलब जो क्या है, राइबोसोम है वो झिल्ली युक्त अंगक है, तो वो क्या है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोनों में मिलता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल, यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि और भी में, जैसे हरित लवकानी पादपों में मिलता है, सूत्रकणिका में मिलता है, खुरदरी अंतःपर्दव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलता है। फिर दिया हुआ है, जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है, ये भी झिल्ली रहित होता है, याद रख लेना, कौन, तारककाय यानी केंद्रक, तारककाय केंद्रक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है, कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। मतलब कोशिका के जो माप है, आकार है, उसका कार्य है, उसके अलावा उसके अनुसार भी वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि इसमें चित्र में हम देखेंगे, ये पढ़ लेते हैं उसके बाद चित्र देखेंगे। उदाहरण दिया हुआ है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर की लंबाई, याद रख लेना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान पृथक की गई, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि किसका, मनुष्य में जो अपने अंदर आरबीसी होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उसका माइक्रोमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है। ये बिंबाकार, इसका आकार देखो, बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभीय, घना, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है, ठीक है। उनका रूप उनके कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। अब हम चित्र देख लेते हैं, जो चित्र दिया गया था वो चित्र क्या दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन। ये देखिए, सबसे पहले ऊपर दिया गया है लाल रुधिर कोशिकाएं। मैं बोला था ना कि जो लाल रुधिर यानी लाल रक्त कणिकाएं गोल और द्विअवतलीय होती हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा आकृति की होती है, और स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं लंबी और सक्रिय होती हैं। इसके आकृति याद रख लेना, क्योंकि ये भी नीट में पूछते हैं और बोर्ड में भी पूछते हैं। फिर हम देखते हैं, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी और शाखित होती है, एक वाहिनी दीर्घीकृत होती है। फिर बाद में देखो, मध्य की कोशिकाएं कैसी होती है, गोल होती है, ये गोले गोले से बने हुए ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हमने ऊपर देखा था थोड़ा बहुत कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिया था। अब हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें क्या क्या पाया जाता है, मतलब पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि आपका नीट के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समझी पीपीएलओ मिलते हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होती है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, दंडाकार, पेसिलस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रो व सर्पिल स्पाइलर। अब देखिए, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उसमें क्या क्या पाया जाता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा पाया जाता है,
प्लूरोनिमोनिया, समजीव यानी पीपीएलओ मिलते हैं। और ये क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। छोटी होती है लेकिन विभाजन में बहुत तेज़ी होती, मतलब फास्ट होती है किससे, यूकेरियोटिक कोशिका के मुकाबले। और इसमें जो जीवाणु होते हैं उसमें 4 आकार होते हैं, दंडाकार, बेसिलस, गोलाकार यानी कोकस, कोशाकार, विब्रो और सर्पिल यानी स्पाइरल। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये पैराग्राफ है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेना। इसमें जो दिए हुए हैं 4 अलग अलग जीवाणु के आकार वो। फिर हम इसमें चित्र में देख लेते हैं कि कौन क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें दिया हुआ है ये प्रारूपी ससीम केंद्रीय कोशिका 10 से 20 माइक्रोमीटर, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका दिया हुआ है। इसमें यूकेरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रारूपी जीवाणु हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर और विषाणु 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है। आप बोलोगे कि इसमें सबसे छोटा जीव तो जो था वो आप बोलोगे कि वो था, हमने देखा था माइकोप्लाज्मा, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि उसमें माइक्रोमीटर में सिर्फ 3 उसका था, 0.3 था। लेकिन इसमें क्या है, विषाणु और ये जीव नहीं है, याद रख लेना, ये जीव नहीं है एक प्रकार से। ठीक है, ये क्यों नहीं है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक है उसका मूल संगठन और आकार, कार्य विभिन्न होने के बावजूद भी क्या होता है, कार्य में भिन्नता होने के बावजूद भी उनका मूलभूत संगठन व आकार है वो एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, याद रख लेना, ये कॉमन होता है। जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, याद रख लेना। ठीक है। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदी केंद्रक नहीं पाया जाता है। पहले ही बोला था कि जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता उसमें कोशिका मतलब घेरा हुआ नहीं रहता झिल्ली से, उस वही क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और इसी के साथ यूकेरियोटिक कोशिका में क्या था कि केंद्रक के चारों ओर झिल्ली घेरी हुई थी। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता, मतलब घिरा नहीं होता है। केंद्रक ऐसा ही होगा, उसमें क्या था, केंद्रक घिरा होता था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। देखो, एक इसमें एकल गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है, गोलाकार होता है, और एक अतिरिक्त भी होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए भी कहते हैं। आगे देखते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रावधान हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिकों में पाई जाती है। देखा, अभी बोला था केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। मतलब जो यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं वो दूसरे प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम को छोड़ के। जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिकों की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होता है। मीजोसोम जो होता है वो इसकी विशेषता है जो प्रोकैरियोटिक में स्पेशल मिलती है। आपको बता दूं, ये मान लो कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है, इसमें आप ये कोशिका मुड़ जाएगी। मान लो ये कोशिका मुड़ गई, यही है क्या है, मीजोसोम। क्या है, मीजोसोम। मान लो ये कोशिका है और ये ऐसे मुड़ गई है, यही क्या है, मीजोसोम। ये तो केंद्रक रहेगा, इसमें ये मीजोसोम होगा। ठीक है। ये अंतर्वलन मतलब कि जो झिल्ली है वो अंदर मुड़ जाएगी, यानी कि कैसे होगी, ये ऐसे करके थोड़ी सी ऐसे मुड़ी होगी, ये केंद्रक होगा, यहाँ पे ये मुड़ जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। जो कोशिका आवरण है उसका क्या रूपांतरित हो सकता है, उसके क्या रूप हो सकते हैं वो देखते हैं। क्या दिया हुआ है, कुछ अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, मतलब अधिकतर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंद कर 3
स्तरीय संरचना में बनते हैं। जैसे बाह्य स्तर पर ग्लाइकोकेलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाती है। क्या करती है? सुरक्षा इकाई बनाती है। कौन कौन होती है? एक ये सबसे बाहरी होती है, यह होती है अपनी ग्लाइकोकेलिक्स, और फिर दूसरी होती है वो कौन सी होती है? कोशिका भित्ति। फिर तीसरी होती है वो कौन सी होती है? जीवद्रव्य झिल्ली। फिर होते हैं अंदर केंद्रक होता है। तो ये तीन संरचनाएं और ये कोशिका की सुरक्षा को बढ़ावा देती है। फिर आगे दिया हुआ है जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्न व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं हो पाते हैं उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक, ये बोर्डों में भी पूछे जाते हैं। ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में अंतर क्या है? ठीक है, अभिरंजित, ठीक है, इसमें भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये बोर्ड में भी आते हैं और नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड में तो यार हर एनसीईआरटी की लाइन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम जो सबसे बाहरी परत थी ग्लाइकोकेलिक्स, और ये कौन से में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो ग्लाइकोकेलिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि प्रोकैरियोटिक की सबसे बाहरी परत है। 3 परत होती है उसमें से। सबसे बाहरी परत है ग्लाइकोकेलिक्स। विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसे ओपंक पर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ढीली और आच्छाद होते हैं इसे ओपंक पर्क कहते हैं। और दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जिसे संपुटिका कहलाती है। याद रख लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ढीले आच्छाद है तो किसे क्या कहते हैं? ओपंक पर्क, और मोटी और कठोर आवरण की होती है तो उसका क्या कहते हैं? संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ पे ऐसे ये जो खाली जगह तो एनसीईआरटी में लिख लो या फिर उसमें लिख लो कॉपी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। उसके बाद क्या आ गई? कोशिका भित्ति आ गई, जो कि दूसरी लेयर थी, परत थी। यह वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। मतलब ये क्या करती है? कोशिका भित्ति क्या करती है? उसके कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, जो मतलब उसमें फट ना जाए, वो कठोर होती है एक तरीके से। ठीक है, फिर है अंदर वाली, सबसे अंदर है जो कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णात्मक होती है। मतलब या फिर कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। और इसके द्वारा कोशिका द्वारा बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। मतलब जो यूकैरियोटिक में होती है उसकी तरह ही थोड़ी थोड़ी, मतलब उसके जैसी ही संरचना होती है इसकी। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसे मेसोजोम कहते हैं, जो कि हम देखे थे। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ। ये ऐसा होता है, उसमें कोशिका फैल जाती है अंदर। यह फैलाव पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका वृद्धि, निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देती है। यह शोषण, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में स्तर होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। किसमें? तो ये नीलहरित शैवाल में होता है, वर्णक पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो नॉर्मली जो कोशिका होती है जीवाणु, उसमें क्या होता है? शोषण, स्रावी प्रक्रिया और एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में सहायता कौन? मेसोजोम। फिर हम आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सब लिख लेना। फिर आगे दिया हुआ है जीवाणु कोशिका है चलायमान अथवा अचलायमान होती है। मतलब जो चल भी लेती है और नहीं भी चल पाती है। ठीक है, यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशेभिका कहते हैं। अगर चलायमान है तो वो कशेभिका चलने में सहायता करेगा। जीवाणुओं में कशेभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशेभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशेभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो तंतु है वो क्या होता है? कशेभिका का सबसे बड़ा भाग ये तंतु होता है। मान लो ये तंतु है और ये वाला और एक ये रहा। हम तीनों भाग देखते हैं। ये मैं कैसे ही बना रहा हूँ। ये तंतु है, यह कोशिका का, और यह कोशिका स्तर से बाहर की ओर फैला होता है। ये कोशिका है, ये फैला होगा। ठीक है, जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम और झालर। कौन कौन सी? रोम और झालर। इनकी गति में सहायता नहीं करती है। याद रख लेना, इनकी गति में सहायता कौन करता है? सिर्फ
कौन करता है, तो वो करता है कोशाभिका, लिखा हुआ है ये कोशाभिका, ठीक है। चलायमान होते हैं उनमें कोशिका पतली संरचना मिलती है, कोशिका कहलाती है, कोशाभिका कहलाती है। लेकिन जो रोम और झालर होते हैं इनकी गति में सहायता नहीं करते। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुशुक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। कौन, तो रोम और झालर। याद रखना ये चलायमान में यानी कि गति में सहायक नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आता है। फिर इसमें देखते हैं अपन राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड। जो राइबोसोम है वो अंतर्विष्ट पिंड, तो इसका देखते हैं कि ये क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका के जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। कहाँ से जुड़े होते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। इसकी नैनोमीटर कितनी थी? 15 से 20, नोट कर लेना। और 2 उपिकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। कौन सा शब्द? 70S राइबोसोम। इसकी उपिकाइयाँ क्या है? 50S और 30S। ये ऐसा क्यों होता है वो भी आगे बताएंगे। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर, यानी कि संदेशवाहक यानी कौन सा? तो वो है mRNA, मैसेंजर आरएनए, एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोसोम या अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। किसमें? प्रोटीन निर्माण में। बहुसूत्र याद रख लेना। बहु राइबोसोम ये भी आता है, नीट में आ चुका है। अब हम देखते हैं अंतर्विष्ट पिंड। क्या देखते हैं? अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। मतलब बचे हुए पदार्थ, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है? ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। याद रखना, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, नोट कर लो। एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े होते रहते हैं। उदाहरण के अनुसार क्या है? फॉस्फेट कणिका है, साइनोफाइसिन कणिका है और ग्लाइकोजन कणिका है। गैस रस, धानी, नील हरी शैवाल, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है, ठीक है। याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उदाहरण। फिर जो हमारा आगे दिया है वो क्या है? यूकेरियोटिक कोशिकाएं। अगर मैं आज ही सारा करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसीलिए मैं आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे पहले आपको मैं अलविदा कहने से पहले कुछ बात कहना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो आपके लिए एक जो मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हर मंडे को एक क्लास आएगी, वो आती रहेगी। कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर करूँ, लेकिन ये लंबा चैप्टर होने के कारण और बेसिक चैप्टर होने के कारण, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने के कारण मैं अगला वीडियो एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, या फिर आप सभी का धन्यवाद बोलूँ, क्या बोलूँ। आप कितना सपोर्ट दिखाते हो उसके अनुसार ये सीरीज चलेगी। तो आप जो भी डाउट है कमेंट में डाउट बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप देखते हो और मेरा हौसला बढ़ता है तो फिर मैं और भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। कुछ भी चीज़ें होगी, अब बोर्ड से रिलेटेड बोलो, अब नीट से रिलेटेड बोलो, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो भी कंटेंट बनाऊँगा उम्मीद है कि सपोर्टिव होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।